हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम मौलिक अधिकार की विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद हम कुल मौलिक अधिकारों की व्याख्या देखेंगे और उसको ट्रिक से याद भी कर लेंगे। उसके बाद हम सभी अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या देखेंगे। उसके बाद मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको देखेंगे। उसके उपरांत हम मौलिक अधिकारों का संरक्षण, इसके बाद मौलिक अधिकारों में संशोधन जो हुए उनको देख लेंगे। उसके बाद हम मौलिक अधिकारों पर जो विशेष टिप्पणी है या विशेष नोट्स हैं उनको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने प्रवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या होती हैं। मौलिक अधिकार में हम देख लेते हैं, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। और दूसरी बात यह देख लेते हैं कि इसको लिया कहाँ से गया है। जब वर्णित है भारतीय संविधान में तो इसको लिया कहाँ से गया है, तो इसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अक्सर हम इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में कि कौन कहाँ से लिया गया है। तो अ से होता है अधिकार और अ से होता है अमेरिका। तो इस तरह से आप याद कर पाएंगे कि अधिकार जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया। इस तरह से आप याद रख पाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि यह न्याय योग्य है। ऐसा क्यों कहा गया कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। न्याय योग्य इसलिए है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक है, उसे मूल अधिकार उसका कोई भी नहीं मिलता है तो न्यायालय में चुनौती दे सकता है कि हमें यह मौलिक अधिकार है, हमारा यह नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि यह न्याय योग्य है। और अगली बात यह भी है कि यह राज्य के विरुद्ध है और इसकी भाषा जो है वह नकारात्मक है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राज्य के विरुद्ध है और भाषा नकारात्मक है। राज्य के विरुद्ध इसलिए है कि अगर कोई भी राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति का, कोई भी भारत के नागरिक है, उसका मौलिक अधिकार उसे नहीं देती है तो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। और ये राज्य के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि कोर्ट में चैलेंज करेगा और इसीलिए इसकी भाषा जो है नकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य सरकार के अगेंस्ट होती है। इसमें जो अगली बात है कि साधारण विधि से इसे नहीं छीने जा सकते। मौलिक अधिकार की विशेषता में एक विशेषता यह भी है कि यह साधारण विधि से नहीं छीना जा सकता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मौलिक अधिकार को कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसी दशा होती हैं जिस समय इसे ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जैसे कि आपातकाल स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में इसे ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन इसे साधारण विधि से नहीं छीना जा सकता। और मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, पर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो जो एक मौलिक अधिकार निकाल दिया गया वह कौन था? वो था संपत्ति रखने का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था, जिसको 44वें संशोधन 1978 में 300 क में डाल दिया गया। इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। जैसे कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, सड़क बनाने में, पुल बनाने में जब लोगों की ज़मीनें अधिग्रहण करना होता था तो उसमें समस्याएं आने लगी, क्योंकि जब मौलिक अधिकार होगा तो उसे किसी से छीना नहीं जा सकता। इसलिए इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया ताकि ऐसे कार्यों में कोई रुकावट न हो। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार को कहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार की संख्या क्या है और इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लेते हैं। पहला है समता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। और तीसरा कहा जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 में वर्णित है। इसके बाद चौथा कहा जाए तो चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। इसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। यहाँ पे गलत लिख गया है थोड़ा सा, यहाँ पे 29 है और 30 है, 29 और 30 है। ओके, उसके बाद
आपका है छठवां, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में है। इसके बाद अब हम याद कर लेते हैं, इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इन 6 अधिकारों को, जो मूल अधिकार होते हैं वो 6 होते हैं, वर्तमान में 6 हैं, इन्हें हम याद कर लेते हैं। बस एक ट्रिक याद रखेंगे, समस्त शोध शिक्षा में उपचार के लिए किए जाते हैं। क्या कहेंगे? समस्त शोध शिक्षा में उपचार के लिए किए जाते हैं, बस इतना याद रखेंगे। और इन्हें किस माध्यम से सेट करेंगे? देखिए, इस तरह से हम सेट करके याद रख पाएंगे। जैसे सम से हो जाएगा समता, और अस्त से हो जाएगा स्वतंत्रता, फिर शो से शोषण, ध से धार्मिक, शिक्षा से शिक्षा हो जाएगा, और उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से आप रख के इसे याद कर पाएंगे कि समस्त शोध शिक्षा में उपचार के लिए किए जाते हैं। इस तरह से आप पूरा याद कर पाएंगे। मूल अधिकारी को कुल संख्या 6 है। हम इस वीडियो में केवल 3 मूल अधिकारों के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो 3 बचेंगे उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए, अब याद भी हो चुका होगा कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं, और 6 को याद करने का ट्रिक से आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये पूरी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला अधिकार, जो पहला अधिकार है वो समता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। इसमें देखा जाए तो पहला जो है समता का, पहला अगर देखा जाए इस तरह से समता का अधिकार है, तो पहला अधिकार जो आपका होता है कानूनी सहायता है। कानूनी सहायता है जिसे अनुच्छेद 14 में हम रखे हैं। और दूसरा सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में मुख्यतः अनुच्छेद 15 है, 17 है और 18 है। और इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा, अवसर की समानता, जिसे अनुच्छेद 16 में। इसे हम अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। अब हम इसको विस्तार पूर्वक भी देख लेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें हैं, और उसके जो अनुच्छेद में भी आगे अनुच्छेद बनाए गए, उनके कुछ भाग बनाए गए, उनको भी देखेंगे विस्तार पूर्वक है। तो देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में है, विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यानी भारतीय संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन नैसर्गिक न्याय के अनुकूल हो तो भेदभाव किया जा सकता है, जैसे कि आरक्षण देना। नैसर्गिक न्याय का मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई माँ है जिसका एक बच्चा 10 वर्ष का है, एक बच्चा 2 वर्ष का है, तो वो 2 वर्ष के बच्चे के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेगी, उसका लालन पालन, उसका ख्याल रखना, उसके साथ ज़्यादा समय ध्यान देगी। तो इस तरह से कि मतलब प्राकृतिक नियम के अनुसार कि जो विकास के मूल प्रवृत्ति से बचे रह गए, जो विकास की मुख्य धारा से दूर रह गए, ऐसे वर्ग, ऐसे समुदाय के लिए आरक्षण देना इसी के तहत आता है। फिर हम देख लेते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है। धर्म, नस्ल, जाति या लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई किसी धर्म का हो, किसी नस्ल का हो, किसी लिंग से हो, या कोई भी उसका जन्म स्थान हो, कहीं भी जन्मा हो, तो उसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 15 के 4 में ही दिया गया है कि जब ऐसा कहा गया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो फिर शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान क्यों है? वह इसीलिए है कि नैसर्गिक न्याय के अनुकूल होने पर उसे आरक्षण दिया जा सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 15(4) में ये लिखा गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला अनुच्छेद। अनुच्छेद 16 क्या है। लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समता। जो लोक नियोजन होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें सभी लोगों को समान तरीके से अवसर प्राप्त होगा। और जो इसका एक्सेप्शन है, अपवाद जो है, यह है कि 16(4) में नौकरियों में भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 16(4) में। इसके बाद आपका आ जाता है कि अनुच्छेद 16(4) का क में है, जो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कभी नौकरियों में भी प्रमोशन होता है, आरक्षण प्रमोशन दिया जाता है, प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है। तो इस का वर्णन जो है आपका अनुच्छेद 16(4) क में किया गया है। अक्सर पूछ लिया जाता है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 16(4) के क में किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 17 क्या है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत के लिए कानून बनाया गया है, यानी अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। इसमें कानून बनाने की जो शक्ति है अनुच्छेद 35 में संसद को दी गई है, जो संसद ने सिविल अधिकार अधिनियम 1955 के तहत 1976 में बनाया है। इसके बाद अगर 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत जैसे क्या है था कि पहले की जो अंग्रेज जब शासन कर रहे थे उस समय राय बहादुर, खान बहादुर या सुल्तान या इस तरह की जो भी उपाधियां थी उसका अंत कर दिया गया कि ऐसी कोई उपाधि नहीं धारण कर सकता। और अगर पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न
पद्म विभूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा जो दिया जाता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जो पुरस्कार हैं वह भी अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। यह भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी उपाधि ले सकता है। जैसे कि बाहर की कोई डॉक्टरेट की डिग्री या कोई भी डिग्री ऐसी लेना हो तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही ले सकता है कोई भी व्यक्ति। जब तक कि राष्ट्रपति अनुमति ना दे तब तक वो कोई भी ऐसी उपाधि विदेशी नहीं ले सकता। इसके बाद देख लेते हैं कि काका केलकर आयोग जो था 1953 में आया, तो यह क्या है कि आरक्षण से संबंधित है। और मंडल कमीशन यानी मंडल आयोग भी जो 1978 में आया, यह भी आरक्षण से संबंधित है। तो आरक्षण को चुनौती किसने दिया? तो इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण कानून को चुनौती दी गई। इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण कानून को चुनौती क्या दी गई? तो चुनौती ये दी गई थी कि कोई भी राज्य या देश का सरकार 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं कर सकती, 50% से कम ही रहेगा रिजर्वेशन। लेकिन इसको भी अब हटा दिया गया है, जो कि EWS के आने के बाद लगभग 60% आरक्षण हो चुका है। तो ये पूछा जाता है कि इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है? तो ये आरक्षण कानून से संबंधित है, जिन्होंने आरक्षण कानून को चुनौती दी थी। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं और हम एक मेमोरी टेक्निक की विधि से इसे याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे याद रखें, कि इसे देख लेते हैं। समता का अधिकार, समता का आधार से आपको समझ ही आता है कि जैसे समानता का अधिकार है, सबको समान भाव। तो पहली बात कि जब हम विधि बनाएंगे, कानून बनाएंगे तो सबके साथ समान तरीके का व्यवहार करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 14। इसके बाद आपका अनुच्छेद 15 है, किसी भी धर्म का कोई हो, किसी नस्ल का, जाति, लिंग कोई भी हो, किसी के स्थान के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 16 आ जाता है कि जब इस तरह का बन गया तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें हम भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समान अवसर देंगे। उसके उपरांत आपका आ जाता है कि जब सबको अवसर समान हो गया, सारी चीज़ें हैं, तो अस्पृश्यता क्यों बची रहेगी? 17 में भी अस्पृश्यता भी अंत कर दिया जाएगा। इसके बाद जो पहले की जो लोगों की उपाधियां बची थी उनका भी अंत कर दिया जाएगा। इस तरह से आप कहानी से रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद रह पाएगा, और आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ज़रूर ये बातें क्लिक करेंगे और आप उसे लगा पाएंगे। चलिए इसको समराइज कर लिए, पहला वाला जो समानता का अधिकार था। और इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा अधिकार क्या है। दूसरा अधिकार जो आपका है स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित है, यानी कि 19, 20, 21 और 22। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 19 को व्याख्या पूर्वक देखते हैं। 19 में क्या है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो इसमें देख लेते हैं। और दूसरे की बात करें कि अनुच्छेद 20 क्या है, तो ये दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। फिर उसके उपरांत क्या है, अगला क्या है आपका? अगला है प्राण सा दैहिक स्वतंत्रता। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, यहाँ सा नहीं है, यहाँ या है, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद है मनमानी गिरफ्तारी पे प्रतिबंध। यह चौथा हो जाता है, मनमानी गिरफ्तारी पे प्रतिबंध, जो अनुच्छेद 22 में। इस तरह से आप याद रख पाएंगे कि 19 क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर 20 में आपका दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। और फिर तीसरा आपका हो जाता है यानी अनुच्छेद 21 में प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, फिर मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। देख लेते हैं अनुच्छेद 19 के तहत क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 19 को विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 में है, इसमें पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन इस समय केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। जो अनुच्छेद जो कि 44वें संशोधन में 1978 में संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता जो थी उसे हटा दिया गया है। तो देख लेंगे कि कौन कौन सा है। तो उसे पहला देखते हैं कि पहला अनुच्छेद 19 1 का क में क्या है, ये भाषण एवं अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता, जिसके तहत प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता आती है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसी के तहत आता है, जो 12 अक्टूबर 2005 को जोड़ा गया था। इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है जैसे झंडा फहराने का, किसी भी भारतीय नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार 19 का के तहत ही है। 19 1 का ख में है शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की छूट है, यह स्वतंत्रता है बिना अस्त्र शस्त्र के। लेकिन इसका अपवाद कहेंगे कि सिख लोग हमेशा कटार लिए रहते हैं, वो अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है, उनको इसलिए लिए रहते हैं, तो ये अपवाद हो जाता है। तो इस तरह से हम 19 ख के तहत हम सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है
19(1) का ग में संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है। हम कोई भी संघ बना सकते हैं या कोई भी समिति बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। पर सैन्य संगठन जैसे कि आर्मी हो गई, बीएसएफ हो गया, या कोई भी ऐसे सैन्य संगठन है जो कि ऐसी समिति या संघ नहीं बना सकते, और पुलिस बल भी ऐसे संघ नहीं बना सकते। फिर अनुच्छेद 19(1) का घ आता है बिना बाधा के घूमने फिरने की स्वतंत्रता। आप बिना बाधा के पूरे भारत में जहां चाहें वहां पे भ्रमण कर सकते हैं, यह स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19(1) का घ। फिर इसके बाद आपका आता है कि अनुच्छेद 19 के अंग या व्यापार आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। आप कहीं पे भी अपना कोई भी व्यापार कर सकते हैं और किसी प्रकार का व्यापार भी चुन सकते हैं। आपको जो करना है वो कर सकते हैं, कपड़ा बेचना, कपड़े का व्यापार या भोजन का व्यापार, चाहे जो भी व्यापार करना आप कर सकते हैं। उसके उपरांत जो हटा दिया गया 19(1) का च था, जिसे हटा दिया गया, संपत्ति अर्जन का स्वतंत्रता जो थी उसे हटा दिया गया है। फिर आपका आ जाता है अनुच्छेद 19(1) का छ है, जो अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता या भारत के किसी भी भाग में जाके बस जाने, अस्थायी रूप से बस जाने की स्वतंत्रता है। आप भारत के कहीं भी किसी भाग में जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं या अस्थायी रूप से वहाँ पे निवास कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका 19 का पूरी तरीके से जितनी स्वतंत्रता दी है आप उसे देख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 20 में क्या क्या है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि संबंधी में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, अनुच्छेद 20 में दिया गया है। जो इसका पहला पार्ट है उसको देखते हैं। किसी व्यक्ति को तब तक अपराध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वो किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। जब तक कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति जब तक किसी कानून का उल्लंघन न करे तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जाता है, और विधि के द्वारा जो निर्धारित दंड है उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जिस समय क्राइम करता है उस समय जो कानून होगा उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। यह नहीं कि जैसे कि फैसला सुनाने में कई साल लग गए तो बाद में जो कानून संशोधन हुआ है वो सजा दी जाएगी। तो जिस समय क्राइम हुआ था उसी समय का जो कानून है उसी की तरह से सजा दी जाएगी। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 20 का 2, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के एक अपराध के लिए उसे बार बार दंड नहीं दिया जा सकता है, यानी कि इसमें दोहरे दंड का निषेध है। इसके बाद देख लेते हैं अगला अनुच्छेद 20 का 3 क्या है, या किसी भी व्यक्ति के स्वयं की गवाही देने से, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से के लिए विवश नहीं किया जा सकता। जैसे किसी को स्वयं के विरुद्ध कि नहीं तुमने ऐसा ही काम किया है, हाँ ऐसा किया है, जबरदस्ती उसे कबूलनामा नहीं कराया जा सकता या जबरदस्ती उसको अपने विरुद्ध गवाही देने से उसको छूट है। इसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक का मतलब होता है कि हमारी जो शारीरिक स्वतंत्रता है और हमारा जो प्राण है, जो जीवन जीने का अधिकार है, उसे देखते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत देख लेते हैं अनुच्छेद 21 का में क्या है, यह बार बार पूछा जाता है। 86वां संशोधन 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, जो कि अधिनियम 2009 में इसे लागू लाया गया और 2010 में इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। यह भी पूछा जाता है कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। और अनुच्छेद 20-21 की जो बात है, अनुच्छेद 20-21 में जो है आपातकाल में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात जो है, तो इसी के तहत जैसे कि आदमी किसी भी अपने मर्जी से शादी करता है और उसकी दैहिक स्वतंत्रता जो है, राइट ऑफ प्राइवेसी जो है, राइट ऑफ प्राइवेसी भी इसी में है, यानी हमारे निजता का जो अधिकार है वह भी इसी में है अनुच्छेद 21 में। तो इसमें क्या क्या है, निजता का अधिकार भी 21 में है, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है। इसके बाद आप देख लेते हैं कि अनुच्छेद 22 यानी मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 22 के तहत सभी बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 22 में देख लेते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार, मतलब गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को होती है तो उसका संरक्षण जो होता है, उसका जो अधिकार है उसके तहत। लेकिन इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है, लेकिन इसी में ही अनुच्छेद 22 में ही निवारक निरोध, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने वाला है, ऐसा पुलिस को पता चलता है, पुलिस के संज्ञान में ऐसी बातें आती है कि कोई भी व्यक्ति अपराध कर देगा, अगर उसे पकड़ा नहीं गया, उसे समय रहते बंदी नहीं बनाया गया, तो ऐसे समय में उसे क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है
बिना किसी सूचना के, और उसे 3 महीने तक भी उसे जेल में रखा जा सकता है, और ऐसे कोई भी कानून मतलब ऐसे कोई भी संरक्षण उसे नहीं दिए जाएंगे। देख लेते हैं अनुच्छेद 21 में, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का उसके कारण बताने होंगे। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार करती है, तो अगर वह व्यक्ति चाहेगा, पूछेगा उसे कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो पुलिस को वो कारण बताना होगा कि आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा यह कि उस व्यक्ति को उसके मनपसंद वकील से बात करने की छूट होगी। वो पुलिस से कह सकता है कि हम अपने मनपसंद वकील से बात करना चाहते हैं, अपना वकील बुला सकते हैं, या उसके पास कोई ऐसा नहीं है तो वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें कोई वकील प्रोवाइड कराया जाए, तो वो पुलिस इस कार्य को करेगी, वो प्रोवाइड करेगी। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 का 3 जो है, तीसरा पार्ट है, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा। यानी कि जो उसका अधीक्षक होगा, अधीक्षक के सामने उसे पेश करना होगा, या 24 घंटे के अंदर न्यायालय में के समक्ष उसे पेशी करना होगा। इसमें यात्रा का और अवकाश का समय शामिल नहीं होता है। और इसके बाद ये निवारक निरोध कानून का दिया गया है कि अगर जैसे कि कोई भी ऐसा होता है, जैसे कि दंगा कराने वाला व्यक्ति या इस तरीके का है, तो उसे पहले बंदी बना लिया जाता है। जैसे कि राष्ट्रकार टाइप की तरह जो कानून है, तो वैसे समय में अगर ऐसा कानून के तहत किसी को बंदी बनाया जाता है, तो उसे ये संरक्षण नहीं मिलते हैं, उसे 3 महीने तक भी जेल में रखा जा सकता है बिना ये संरक्षण दिए। तो इस तरह से आप पूरी तरीके से देख चुके हैं। अब आ जाते हैं कि जो इसका तीसरा अधिकार है, तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लेते हैं। यह अनुच्छेद 23 व 24 में वर्णित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 का देख लेते हैं। इसमें मानव के अवैध व्यापार, दास प्रथा या बेगार प्रथा या देह व्यापार या वेश्यावृत्ति इसी के तहत ही प्रतिबंधित कर दी जाती है। जैसे कि मानव का अवैध व्यापार, जैसे मानव की खरीद फरोख्त करना, मानव को बेचना। दास प्रथा यानी कि किसी को दासी बना के, बंदी बना के कार्य कराना। बेगार प्रथा यानी किसी के कार्य कराना फिर उसे पैसा नहीं देना। या देह व्यापार, इस तरीके का जो भी व्यापार है अवैध, उसे अनुच्छेद 23 के तहत रोका जाता है। और अपवाद के स्वरूप की, जैसे कि कोई ऐसे समय हो, ऐसी दशाएं हों, जैसे कोई डिजास्टर हो, जैसे कोई भूकंप हो, आपदा हो, उस समय सार्वजनिक प्रयोजन में किसी के साथ श्रम को लागू किया जा सकता है बिना कुछ दिए। इसके बाद अगला आपका हो जाता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम के आयु के बालकों को उद्योग धंधों या जोखिम भरे जो कार्य हैं उनमें नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक कि 14 वर्ष से कम के बालकों को घरेलू कार्यों में भी नहीं लगाया जा सकता। अगर ऐसा कोई करता है, घरेलू कार्यों में भी उनको ऐसे लगाता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। इस तरह से हम तीनों जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार थे, तीनों जो मौलिक अधिकार थे, उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। और जो बाकी 3 बचे हैं उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।